ए ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और इस कहानी को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। दोस्तों, ये कहानी है स्पेन की। 1938 का टाइम है और स्पेन में हो गया है सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कंट्री के अंदर ही वॉर शुरू हो जाना। जब एक कंट्री के अपने खुद के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो स्पेनिश जो लोग थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे कंट्री के अंदर ही। दोस्तों, दो आइडियोलॉजी थी। एक थी लेफ्टिस्ट और दूसरी थी राइटिस्ट। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। जो लोग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे वो लोग राइटिस्ट लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, और जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले थे वो लोग लेफ्टिस्ट को मार रहे थे। बात आ रही है समझ में? सिविल वॉर चल रहा है स्पेन में और वक्त है 1930। और आपको पता होगा कि वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम इंसान का होता है। आम इंसान को कोई मतलब नहीं होता कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। आम इंसान को दो वक्त का खाना चाहिए होता है और उसे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए होता है। तो इसी तरह इस कहानी में भी एक बहुत ही बूढ़े इंसान हैं जो इस वॉर की वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया और बेचारे 12 किलोमीटर चलते हुए आ रहे थे। 12 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक ब्रिज आता है, एक पुल आता है, और वो वहाँ पर थक कर बैठ जाते हैं। क्योंकि 12 किलोमीटर चलने में तो आजकल नौजवानों की टाई टाई फिश हो जाती है। ये तो बेचारे बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे। बूढ़े आदमी ने चश्मा पहन रखा होता है और उनके कपड़े बहुत गंदे हो चुके होते हैं। जिस ब्रिज के ऊपर ओल्ड मैन बैठे हुए थे ना, उस ब्रिज से और भी बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग वॉर से परेशान होकर अपने अपने घर को, अपने अपने गांव को छोड़कर वापस जा रहे होते हैं, किसी सेफ प्लेस के ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन ओल्ड मैन के जिस्म में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो थोड़ा सा और चल सकें। दोस्तों, ब्रिज के ऊपर कुछ सोल्जर्स भी होते हैं, कुछ सैनिक होते हैं जो लोगों की मदद कर रहे होते हैं ब्रिज को पार करने में। और उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर नरेटर होता है। ठीक है, एक सोल्जर आपको कहानी सुना रहा है। नरेटर जो है वो एक सोल्जर है। और मैं आपको बता दूं, नरेटर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो नरेटर इन सभी लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचाने में मदद कर रहा होता है ताकि राइटिस्ट इनके ऊपर नुकसान ना पहुंचाएं, इनके ऊपर हमला ना कर दें। नरेटर बूढ़े आदमी को ब्रिज पर बैठा हुआ देखता है और उस आदमी से आकर पूछता है कि आप कहाँ से आए हो। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। ओल्ड मैन जब अपने गांव का नाम को बताता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ओल्ड मैन की स्माइल से पता लगता है कि वो अपने होम टाउन को, अपने गांव को, अपने घर को कितना ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि गांव का नाम लेते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं अपने जानवरों की देखभाल करता हूँ। नरेटर को समझ नहीं आता कि यहाँ पर तो वॉर चल रहा है, हर जगह क्यास है, अफरा तफरी है, और ये आदमी जानवरों की बात कर रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ और मैं अपने पूरे गांव में सबसे लास्ट इंसान था जिसने वो गांव छोड़ा। मेरे गांव को दुश्मनों की वजह से सभी लोग छोड़ छोड़कर जा रहे थे। मैंने सबसे आखिर में अपने गांव को छोड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वॉर के टाइम पर कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ रेड एरियाज़ होते हैं जहां से पब्लिक को हटा दिया जाता है, कुछ इलाकों को खाली करवा दिया जाता है। तो ओल्ड मैन के गांव को भी खाली करवाया गया था। लेकिन ओल्ड मैन की बातों से आपको पता लगेगा कि उन्हें अपना गांव, अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा था और वो अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते थे। नरेटर पूछता है कि आप कौन कौन से जानवरों को पालते थे। ओल्ड मैन कहता है कि बहुत सारे थे, लेकिन मुझे उन सभी को छोड़ना पड़ा। ओल्ड मैन बहुत दुखी है बेचारा। दोस्तों, नरेटर का ध्यान दो जगह पर होता है। एक तो वो सोच रहा है कि दुश्मन कभी भी वहाँ पर आ सकता है, दुश्मन का ख़तरा मंडरा रहा है उसके सर के ऊपर, हम पर कभी भी हमला हो सकता है, लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ नरेटर उस ओल्ड मैन से बातें कर रहा है। उस ओल्ड मैन की तरफ भी उसका ध्यान है और लड़ाई की तरफ भी उसका ध्यान है। एक टाइम पर वो दो अलग अलग बातों को सोच रहा होता है।
नरेटर फिर दोबारा से पूछता है कि आप कौन कौन से जानवरों का ख्याल रखते थे। ओल्ड मैन कहता है कि मेरे पास 2 बकरियां थीं, एक बिल्ली भी थी और 4 जोड़ी कबूतर थे। 4 पेयर्स थे पिजन्स के। 4 पेयर्स मतलब 8 पिजन्स। ठीक है, आपको पता होगा कि एक पेयर में 2 पिजन्स होते हैं। सोल्जर कहता है और आपको उन सभी जानवरों को छोड़कर जाना पड़ा। ओल्ड मैन कहता है हाँ, हाँ मुझे उन सभी जानवरों को छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि कैप्टन ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, फायरिंग हो सकती है, बॉम्बिंग हो सकती है। इसके बाद नरेटर ओल्ड मैन की फैमिली के बारे में पूछता है। ओल्ड मैन कहता है नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मेरा जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे जानवर हैं। दोस्तों, ओल्ड मैन जानवरों की बातें कर रहा है। इस बात से हमें पता लगता है कि ओल्ड मैन को अपने जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार है और वो कितना भोला इंसान है। उनको नहीं पता कि राइटिस्ट क्या होता है, लेफ्टिस्ट क्या होता है, क्यों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वो तो बेचारा गांव का एक सीधा सादा बूढ़ा इंसान है जिसे ये फिक्र है कि मेरी बिल्ली क्या कर रही होगी, मेरी बकरियां किस हाल में होंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़ाइयाँ एक आम इंसान के ऊपर कितना गहरा अफेक्ट डालती हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरी बिल्ली तो चालाक है, वो तो अपना गुजारा कर लेगी, अपने खाने को ढूंढ सकती है और सरवाइव कर सकती है। लेकिन पता नहीं बाकी जानवर किस हाल में होंगे। मुझे अपने बाकी जानवरों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। अब देखो यहाँ पर नरेटर क्या पूछता है। बेचारा बूढ़ा आदमी अपने जानवरों की बातें कर रहा है और नरेटर उससे पूछता है कि आप कौन सी साइड से हो, कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हो आप। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ, 76 ईयर्स उम्र है मेरी और मैं 12 किलोमीटर चल कर आ रहा हूँ यहाँ पर। और 12 किलोमीटर चलने के बाद मैं पूरा थक चुका हूँ और आप मुझसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो। मैं किसी पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स को नहीं मानता भाई साहब, मेरी सीधी सादी ज़िंदगी गुजर रही थी, मैं उसी में खुश था। नरेटर कहता है आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस ब्रिज पर आप नहीं बैठ सकते, ये ब्रिज सेफ नहीं है। आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो बस। सामने रोड पर बहुत सारे ट्रक्स हैं, मैं आपको उन ट्रक में बिठा दूंगा। ओल्ड मैन कहता है कि अभी तो मैं थोड़ी देर और आराम करूंगा, यहीं पर मैं थोड़ा बैठूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। वैसे ये ट्रक जा कहाँ रहे हैं। नरेटर कहता है कि ये ट्रक बार्किलोना की ओर जा रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है कि बार्किलोना में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझसे बातें करी, मुझे डायरेक्शन बताई, मेरी फ़िक्र करी, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद बूढ़ा आदमी थके हुए निराश चेहरे से बोलता है मुझे पता है मेरी बिल्ली ठीक होगी, लेकिन मेरे बाकी जानवरों का क्या, वो कैसे रह रहे होंगे। दोस्तों, ओल्ड मैन बार बार जानवरों की फ़िक्र कर रहा है। ये बात आपको बताती है कि वो अपने जानवरों से कितना ज़्यादा प्यार करता है। ओल्ड मैन नरेटर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, मेरे बाकी जानवर किस हाल में होंगे, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। नरेटर कहता है कि आपके बाकी जानवर भी ठीक होंगे। ओल्ड मैन कहता है कि लेकिन अगर वहाँ पर फायरिंग हो गई, वहाँ पर अगर लड़ाई हो गई, बॉम्बिंग हो गई, तो फिर क्या होगा। नरेटर पूछता है कि क्या आपने कबूतरों के पिंजरे को नहीं खोला था। ओल्ड मैन कहता है हाँ, पिंजरे को तो खोला था मैंने। तो फिर क्या दिक्कत है सर, जब पिंजरा आपने खोल दिया था तो कबूतर उड़ जाएंगे, क्यों फिक्र कर रहे हो। नरेटर कहता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, कबूतर तो उड़ जाएंगे, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। चलो छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं उन जानवरों के बारे में सोचना बंद कर दूं। नरेटर कहता है कि अगर आपने आराम कर लिया हो, आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया हो, तो फिर आप खड़े हो जाओ और चलने की कोशिश करो। बूढ़ा आदमी नरेटर को दोबारा से थैंक्स बोलता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हिलता है और चलने की कोशिश करता है,
लेकिन अब उसकी टांगों में ताकत नहीं बची। इस वजह से बेचारा बूढ़ा आदमी वहीं धूल में बैठ जाता है। दोस्तों ये सीन उस बूढ़े आदमी की बेबसी को बयां कर रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल रखता था, मैं तो उसी में खुश था, अपने जानवरों का ख्याल रखने में ही मैं खुश था। न जाने ये क्या हो गया, मैं तो बस अपने जानवरों का ही ख्याल रखता था। दोस्तों ओल्ड मैन होपलेस हो चुका है, होपलेस फील कर रहा है वो, उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए। दुनिया में उसके सिर्फ जानवर थे और अब वो जानवर भी उससे छिन गए हैं, उसके पास में नहीं हैं। अब नरेटर भी थक गया है। नरेटर भी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मैंने कोशिश तो बहुत करी थी कि इस बूढ़े आदमी को किसी पर पहुंचा दूं, लेकिन इनसे तो चला ही नहीं जा रहा। दोस्तों इसी बीच फैसिस्ट लोग इब्रो जगह की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। फैसिस्ट बोलते हैं राइटिस्ट लोगों को, और इब्रो एक जगह का नाम है, स्पेन में एक जगह है इब्रो। तो फैसिस्ट लोग इब्रो की तरफ में बढ़ रहे होते हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं, इस वजह से आसमान में उनके प्लेन्स नहीं उड़ रहे। दोस्तों जब वेदर ख़राब होता है ना, आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं, तो प्लेन्स को उड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फैसिस्ट लोगों के जो प्लेन्स थे, जो राइटिस्ट लोगों के प्लेन थे, वो आसमान में नहीं उड़ रहे थे। दोस्तों उस बूढ़े इंसान को बस यही होप था कि उसकी बिल्ली सही सलामत होगी। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कहानी में, वॉर की बातें हो रही है, आइडियोलॉजी की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ गांव का एक भोला भाला बूढ़ा इंसान है जिसे अपने जानवरों की फ़िक्र है, जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स